Hello students and all the viewers, I am Mohammad Arafat Khan and you are watching my YouTube channel. वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज का आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। इससे पहले जो मैं चैप्टर्स कवर कर चुका हूँ वन शॉर्ट सीरीज में, एक था सबसे पहला चैप्टर वेक्टर्स। वो भले से आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, लेकिन वो फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो मैंने कवर करवाया। फिर आज की वीडियो लेक्चर से पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया था, दैट वाज अबाउट फोर्स एंड मोशन। वन शॉर्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन को कवर किया था, फुल चैप्टर को। और आज का हमारा वन शॉर्ट लेक्चर नंबर 3, और आज हम वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर को, फुल चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, यानी कि वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज का आज का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि हम लोग जो है वो बोर्ड के सेंस में, या आपके जो बोर्ड पेपर्स होते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, क्लास 11 के, क्लास 12 के, क्लास 9, क्लास 10 के, तो उस सेंस में नहीं पढ़ते, क्योंकि जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हर टॉपिक को डिटेल में, डेरिवेशंस के साथ, बड़े डिटेल में, एक्सप्लेनेशंस वगैरह के साथ को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे होते हैं, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर हम पढ़ते हैं सिर्फ उसके की पॉइंट्स। पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक के हम सिर्फ की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, और हम सिर्फ उन ही मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिनमें से एमसीक्यूज बनते हैं या बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। और आपके पास सिलेबस होगा, आपके पास कंटेंट लिस्ट होगी, और उसके अंदर आप मैच करते जाइएगा। हम सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर के कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट टॉपिक। ये रहा हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक, एंड द टॉपिक इज वर्क। अच्छा, वर्क की अगर हम बात करें तो हमारे पास वर्क की दो मीनिंग्स होती हैं। एक होती है इसकी साइकोलॉजिकल मीनिंग, और एक होती है इसकी साइंटिफिक मीनिंग। अच्छा, साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या होती है कि हम हर मेंटल एक्टिविटी को या हर फिजिकल एक्टिविटी को हम वर्क कह रहे होते हैं। जैसे कि आप बैठे हुए हैं और बैठकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हम कहेंगे हाँ भाई आप काम कर रहे हैं, बैठे बैठे भी काम कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल रहे हैं, कोई आप कहीं फंस गए या आपकी कोई टीम है, आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बैठे हुए सोचे जा रहे हैं, तो हम ये कंसीडर करेंगे आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप बैठे भी मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप बैठ के कोई आपके हाथ में पेन है और कॉपी है, और आप बैठ के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, या लैपटॉप में आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस फिजिकल एक्टिविटी को भी हम समझ रहे होते हैं हाँ भाई ये भी काम है यार, आप जो है वो बड़ा जबरदस्त मेहनत वाला काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गई वर्क की साइकोलॉजिकल मीनिंग्स। जबकि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब हम साइंटिफिक मीनिंग की बात करते हैं वर्क की, तो हम हर मेंटल एक्टिविटी को या हम हर फिजिकल एक्टिविटी को वर्क नहीं कह सकते। वर्क कहने के लिए एक शर्त होना या एक कंडीशन का होना लाजमी है, और वो कंडीशन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं कि व्हाट इज वर्क, वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि हाँ भाई वर्क क्या होता है। तो लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। वर्क को हम कहते हैं इसको ये लिख देते हैं, इफ अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी और stops a moving body through a certain distance, then work, ये है वर्क की डेफिनेशन। वर्क इज said to be done। समझे बात? अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो और अगर वो फोर्स किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करवा दे, मतलब वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाए, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाए, इसका मतलब होगा कि वर्क हुआ। समझिए, दो चीजों का आना जरूरी है, फोर्स का अप्लाई होना और बॉडी का डिस्प्लेस होना। अगर ये दो चीजें होंगी तो हम कहेंगे हाँ भी वर्क इज डन, वर्क हुआ। या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करें, और अगर वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रोक दे, मतलब वो बॉडी मूव करते हुए आ रही है, आपने फोर्स अप्लाई करी और किसी भी सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो बॉडी रुक गई, तो भी हम कहेंगे वर्क इज डन। तो इन दो कंडीशंस में हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क हुआ। समझ आई बात? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक इससे समझाता हूं डायग्राम से। लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई भी बॉडी है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करी इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करी इस डायरेक्शन में, और मुझे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होकर गया इस डायरेक्शन में, और ये कुछ देर के बाद ये बॉडी यहां पर आ गई। ठीक है, तो इसने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट।
यहां से लेकर यहां तक इसने क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर ये जो वर्क है, हम वर्क का फॉर्मूला अगर बनाना चाहें कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको वही चीज इस डायग्राम से समझा रहा हूं कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करी, किसी भी एंगल पर कर सकते हो आप, पैरेलल कर दो, परपेंडिकुलर कर दो, किसी पर्टिकुलर एंगल पर, किसी भी एंगल पर फोर्स अप्लाई करें, वो डिस्प्लेस हो गया, लेट्स सपोज यहां पर था, यहां पर आ गया, इसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब हम यहां पर वर्क का फॉर्मूला, हम मतलब हम ये कहेंगे वर्क तो हो गया, फोर्स की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हुई, इसका मतलब यहां पर वर्क हो गया। अब कितना हुआ ये सवाल पैदा होता है, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क, तो हमें चाहिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के लिए पता है क्या करना होगा, इस फोर्स को रिजॉल्व करना होगा इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर। एक कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल बना रहा है थीटा, है ना, ये एंगल बना रहा है थीटा, एक कंपोनेंट इसका बनेगा अलोंग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो वेक्टर बन रहा है कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट का। यहां थी ये बॉडी मूव करके यहां पर आ गई, तो इसको मतलब ये मैं डिस्प्लेसमेंट को यहीं पर लिख देता हूं। ये जो है ये क्या बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का एरो है। एक कंपोनेंट फोर्स का बनेगा डिस्प्लेसमेंट पर और दूसरा कंपोनेंट बनेगा ऐसे इसके परपेंडिकुलर। तो भाई एक कंपोनेंट तो बनेगा यहीं पर ही, ऐसे ही, ठीक है ना, यहां ये आ जाएगा इसका एक कंपोनेंट, इसको मैं कहूंगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है ना। और दूसरा वाला कंपोनेंट बनेगा इसका परपेंडिकुलर ऐसे, और इसको हम कहेंगे एफ साइन थीटा। अब मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर एंगल पर फोर्स अप्लाई करी और जब आपने फोर्स को रिजॉल्व किया तो आपको इसके दो कंपोनेंट्स मिले। एक कंपोनेंट आपको मिला डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर पर, एक कंपोनेंट ये रहा जिसका नाम है एफ कॉस थीटा, मतलब यहीं पर एफ कॉस थीटा भी है और यहीं पर डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और एफ कॉस थीटा दोनों पैरेलल है। जबकि इसी फोर्स का जो एक और कंपोनेंट मिला वो मिला बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब आप मुझे बताएं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, फोर्स को आप भूल जाएं, अब दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक कंपोनेंट इसका है एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इसका है ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। मुझे बताएं कि इन दो कंपोनेंट्स में से वो कौन सा कंपोनेंट होगा जिस कंपोनेंट ने इस बॉडी को ऐसे मूव करवाया होगा। ये बॉडी ऐसे मूव करके गई ना, तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से ये बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करके गई। तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपोनेंट जो कि इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और वो कौन सा वाला है, एफ कॉस थीटा। समझ आई बात। तो इसी वजह से हम वर्क में हमेशा हमेशा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, एफ कॉस थीटा। अक्सर ये स्टूडेंट सवाल करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सर व्हाई वी यूज डॉट प्रोडक्ट, हम हमेशा एफ कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं वर्क के अंदर, इसका क्या जवाब है, क्या इसका रीजन है। तो भाई रीजन इसका ये है कि फोर्स का जो कंपोनेंट अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा एफ कॉस थीटा होता है, एफ साइन थीटा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाता। इसी वजह से आप एफ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो आपको मिलता है वर्क। अब मैं यहां पर लिख के दिखाऊं आपको वर्क का फॉर्मूला। अब अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना हो तो वर्क का फॉर्मूला पता है क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये मिल जाएगा आपको वर्क डन। मतलब इसको आप करते हैं बॉक्स में, और इसी तरीके से उसको न्यू भी लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ और डी को साथ लिख दो, और एंगल हमेशा यानी कि जो फंक्शन वाला साइड होता है वो हमेशा एंड में होता है। एफ और डी को साथ लिख देते हैं, एफ डी, और साथ में कॉस थीटा को एंड में लिख देते हैं। समझ आई बात। ये बन गया हमारे पास वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा को आपने एंड में लिख दिया, ठीक है। और वही वाली बात हमें पता है एक बात कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और जब भी हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट याद आता है हमेशा, है ना। कॉस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में और साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं कॉस थीटा रिमूव करूं तो एफ और डी के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट, बिकॉज एफ एंड डी बोथ आर डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। गॉट इट। इसका मतलब यहां पर वर्क की डेफिनेशन और बन गई। वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का तो हमें हमेशा मिलेगा वर्क। और डॉट प्रोडक्ट हमने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, हमने लगाया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि एफ कॉस थीटा ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा वर्क के लिए, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसी वजह से यहां पर एफ कॉस थीटा की वजह से यहां पर आया डॉट प्रोडक्ट। हाँ, अगर यहां पर साइन थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता तो हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते। ये हमारे ऊपर नहीं है, ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम अपनी मर्जी से चीजें सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो ये डेफिनेशन भी यहां पर मैं लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called
इज कॉल्ड वर्क। ठीक है जनाब, एक डेफिनेशन सिंपल ये है कि अगर फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे तो भी वर्क डन कहलाएगा, अगर फोर्स किसी मूविंग बॉडी को रोक दे तो भी वर्क डन है। और एक और तरीका डिफाइन करने का, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये स्केलर है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा इसकी हम यूनिट की बात करें, अगर एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, क्या बना? न्यूटन मीटर, या इसका एक और यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज जूल। ठीक है, ये इसका एस आई यूनिट है, बल्कि ये इसके एस आई यूनिट्स है। न्यूटन मीटर भी यूज हो सकता है और जूल भी यूज होता है, ज्यादातर हम यूज करते हैं क्या? जूल। 10 जूल्स ऑफ वर्क इज डन, 100 जूल्स ऑफ वर्क इज डन, ऐसे करके। सो ये इसके एस आई यूनिट्स हैं। हाँ, इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, वो भी नोट कर लीजिएगा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज, सीजीएस यूनिट इसका जो बनता है ना, सीजीएस में फोर्स का यूनिट याद है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, फोर्स एंड मोशन के अंदर, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो क्या बनेगा? डाइन इंटू सेंटीमीटर, या फिर इसको हम कहते हैं अर्ज। जैसे हम न्यूटन मीटर या फिर जूल, तो सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ज, ये डाइन सेंटीमीटर एक साथ हैं, डाइन सेंटीमीटर और या फिर अर्ज। समझ आई बात? आगे चलते हैं, लिखते हैं वर्क की डायमेंशन। डायमेंशंस ऑफ वर्क आर, हाँ भाई, डायमेंशंस ऑफ वर्क आर, फोर्स की डायमेंशन मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूं, फोर्स की डायमेंशन होती है mL/-2, जबकि डिस्प्लेसमेंट की होती है L। तो इसमें आ रहा है mLt, एक L ऑलरेडी है, तो इस वाले का L और ये L मल्टीप्लाई होंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? mL² और T⁻², ये बन गई हमारे पास वर्क की डायमेंशन। तो अब अगर हम चाहें तो यहां पर वर्क की एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, और वो डेफिनेशन यहां से बन जाएगी। एक डेफिनेशन आपने ये बता दी, एक डेफिनेशन आपने डॉट प्रोडक्ट वाली बता दी, और एक डेफिनेशन आप यहां से भी लिख सकते हैं। वो क्या? कि द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ कॉस थीटा क्या था? ये फोर्स का कंपोनेंट है ना? एफ साइन थीटा भी क्या है? फोर्स का कंपोनेंट है। तो द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the displacement या in the direction of displacement, f cos theta डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ये आप डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हैं, कैसे? वर्क इज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ, इसको मैं ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करके दिखाता हूं, आपको डेफिनेशन हर तरीके से पता होनी चाहिए। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस पूरे बात का मतलब पता है क्या है? आप एफ कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड, और दूसरा फैक्टर जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो खुद कौन है? वो खुद डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये बन गई हमारे पास डेफिनेशन वर्क की। एक और डेफिनेशन क्या? वर्क प्रोडक्ट होता है किसका? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ कॉस थीटा का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, एफ कॉस थीटा का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ बराबर होता है वर्क डन के। यहां तक बात क्लियर है? तो आप फिलहाल यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं वर्क की कुछ नेचर्स की तरफ, जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ वर्क। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है, हम पढ़ते हैं मैक्सिमम वर्क क्या होता है, हम पढ़ते हैं नेगेटिव वर्क क्या होता है, मिनिमम वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं
जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में वर्क मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा। तो यू शुड नो अबाउट दीज नेचर ऑफ वर्क। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्क से। पॉजिटिव वर्क के बारे में एक बात आप याद रखिएगा, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि आपके पास कोई बॉडी हो, ये रही, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। एक और बॉडी है, ये रही, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। गॉट इट? दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ये अलग है और ये अलग है। इस वाली कंडीशन में हमने फोर्स अप्लाई करी इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन आप ऐसे अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस होकर ऐसे जा रही है। जबकि यहां पर आपने जो फोर्स अप्लाई करी बॉडी पर, वो इसी डायरेक्शन में अप्लाई करी। ये फोर्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। अच्छा, वर्क यहां पर भी हो रहा है क्योंकि फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, वर्क यहां पर भी हो रहा है क्योंकि फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। डिस्प्लेसमेंट दोनों कंडीशन में हो रहा है, तो वर्क यहां पर भी है, वर्क यहां पर भी है। अब याद रखिएगा कि अगर फिलहाल ये वर्क किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, तो मुझे इसका कंपोनेंट लाजमी निकालना पड़ेगा। फोर्स अगर किसी एंगल पर हो ना, तो उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट पर लाजमी निकालना होगा, और वो क्या होता है? एफ कॉस थीटा, ऐसा है ना। तो बस इसका मतलब इसका जो ये कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये क्या होगा? एफ कॉस थीटा। ये बात मैंने अभी आपको बताई। लेकिन यहां पर तो ये ऑलरेडी खुद जीरो पर है, 0 डिग्री पर है, तो इसमें यहां पर आप इसको रिजॉल्व नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है फोर्स। यहां पर करना पड़ा क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी पर्टिकुलर कोई एंगल था। अच्छा, अब आप नोट करें कि दो कंडीशन है पॉजिटिव वर्क की। अगर खुद फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो, जैसे ये रही, अगर खुद अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स हो, या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, या तो खुद फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, या फोर्स का कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, इन दो कंडीशंस में वर्क कहलाता है पॉजिटिव। इन दो कंडीशन में वर्क क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देखें, इफ द फोर्स or its component are parallel to the displacement, then the work is positive। समझ आई बात? अगर या तो फोर्स या फिर उसका कंपोनेंट, जैसे यहां पर फोर्स खुद पैरेलल नहीं है, यहां पर फोर्स एंगल पर है और उसका कंपोनेंट पैरेलल है, जबकि यहां पर फोर्स खुद ही पैरेलल है। तो या तो अगर फोर्स खुद डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो या फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल हो, इन दोनों कंडीशंस में जो वर्क होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा वर्क पॉजिटिव होगा। और इनमें ये वाली जो कंडीशन है ना, जिसमें खुद फोर्स पर पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के, इस वाली कंडीशन में इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट खुद आपस में पैरेलल हो, यहां नहीं है, यहां पर कंपोनेंट पैरेलल है, खुद फोर्स किसी एंगल पर थी, तो इस वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसकी। अगर अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, भले इस तरफ डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल हो जाए, तो हम ऐसे वर्क को कहते हैं मैक्सिमम वर्क। इसको भी नोट कर लेते हैं हम। क्या लिखा हूं मैं यहां पर, कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम वर्क। हाँ भाई, क्या लिखेंगे? इफ, एक हमने नेचर पढ़ी पॉजिटिव वर्क, एक हम नेचर पढ़ने जा रहे हैं क्या? मैक्सिमम वर्क की। डेफिनेशन क्या लिख पाऊंगा कि इफ द फोर्स, अच्छा, मैक्सिमम वर्क से पहले मैं आपको एक चीज याद आई, वो लिखवा देता हूं, उसके बाद में मैक्सिमम वर्क लिखवाता हूं। मैं एक पॉइंट लिखवा दूं आपको पॉजिटिव वर्क का। पॉजिटिव वर्क का एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वो ये कि पॉजिटिव वर्क signifies that the applied force favors the motion of body। पॉजिटिव वर्क का मतलब पता है क्या होता है? पॉजिटिव वर्क का मतलब ये होता है कि जो अप्लाइड फोर्स है ना, वो हमेशा बॉडी की मोशन को फेवर करेगी। मतलब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है,
तो इन दोनों कंडीशन में वर्क पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वर्क का मतलब ये होगा कि जो फोर्स अप्लाई की गई है ना, वो फोर्स बॉडी की मोशन को फेवर करेगी, मतलब बॉडी की मोशन को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। सो मोशन ऑफ द बॉडी को फेवर करती है फोर्स, कौन सी कंडीशन में? पॉजिटिव वर्क के अंदर। अब चलते हैं मैक्सिमम वर्क की तरफ, जो मैं आपको लिखवाने वाला था। सेकंड नेचर, मैक्सिमम वर्क। हाँ भाई, मैक्सिमम वर्क क्या लिखवा रहा था मैं? इफ द applied force is parallel to the displacement, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा बिटवीन एफ एंड डी इज 0 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा, याद रखिएगा, अगर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल हो गए तो इसका मतलब क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? पैरेलल। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री बने, जैसे यहां पर, तो इस कंडीशन में वर्क सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? ये देखें, W इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? एफ डी एंड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था ना। कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 0, और कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है क्या बचेगा? सिर्फ एफ डी। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वर्क। ये मैं वर्क के साथ छोटा सा मैक्सिमम भी लिख देता हूं, मैक्सिमम वर्क एफ डी, क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर होता है किसके? 1 के। समझ आई बात? तो ये मैक्सिमम वर्क की कंडीशन क्या है? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि एफ और डी के दरमियान एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में वर्क क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। चलते हैं पॉजिटिव का ऑपोजिट, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क। अच्छा, अब देखिए, पॉजिटिव वर्क अगर आपको याद आ जाए, मतलब समझ आ गई वो बात, तो हम पॉजिटिव वर्क को ही चेंज करके यहाँ पर नेगेटिव वर्क की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट के, इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट ऑपोजिट हो, एंटी पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट के। कैसे? ये देखिएगा, डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। पहली डायग्राम ये रही, लेट सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, और आपने बॉडी पर फोर्स अप्लाई करी इस डायरेक्शन में, ये रही अप्लाइड फोर्स। अब आप नोट करें, अप्लाइड फोर्स जो है वो इस तरफ है, और अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट निकालूं तो इस बार फोर्स का कंपोनेंट यहां नहीं निकलेगा, इस बार ये कंपोनेंट यहां निकलेगा। इसका मतलब इस बार इस फोर्स का जो कंपोनेंट निकलेगा वो ये बनेगा, ये देखें, ये बनेगा फोर्स का कंपोनेंट, जिसका नाम क्या होगा? एफ कॉस थीटा। अब आप नोट करें कि ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये इस बार डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट है। और इसी तरीके से अगर फोर्स खुद, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, दो कंडीशन है, अगर फोर्स खुद डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो, अप्लाइड फोर्स एंटी पैरेलल हो, या खुद ना हो तो कम से कम उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल हो, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो वर्क होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर फोर्स खुद या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव, अगर फोर्स खुद या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है तो इन दोनों कंडीशन के अंदर वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। समझ आई बात? कैसे लिखेंगे? इफ फोर्स और या फिर इसका कंपोनेंट, इट्स कंपोनेंट आर ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है तो सच अ वर्क इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। और जैसे हमने यहां पर एक पॉइंट लिखवाया था कि पॉजिटिव वर्क में जो फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा बॉडी की मोशन को फेवर करता है, मोशन को बढ़ाता है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में होता है। यहां पर उल्टा है, नेगेटिव वर्क के अंदर जो फोर्स या फोर्स का जो कंपोनेंट होता है ना, ये बॉडी की जो मोशन होती है उसको डिक्रीज करता है, उसको रिवर्स करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। समझ आ रही है बात? तो यहां पर फेवर होता है, पॉजिटिव वर्क में फोर्स फेवर कर दिए मोशन को, जबकि यहां पर फेवर नहीं, यहां पर उसको
ओपोज करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहां पर लिख लेते हैं। कैसे? नेगेटिव वर्क signifies that the force opposes the motion of body। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव से निकला मैक्सिमम वर्क और नेगेटिव से निकलेगा मिनिमम वर्क। जैसे हमने कहा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल हो जाए, फोर्स खुद, कंपोनेंट नहीं, फोर्स खुद डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये मैक्सिमम की कंडीशन है। मैक्सिमम की कंडीशन ये है पैरेलल वाली। और नेगेटिव वर्क के अंदर अगर फोर्स खुद डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल है तो इसको हम कहते हैं मिनिमम वर्क। तो यहां पर मैं इस बात को लिखवा देता हूं। नेक्स्ट नेचर, मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क क्या लिखेंगे कि इफ द फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स खुद डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट। का मतलब क्या होता है? 180 डिग्रीज। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, जैसे यहां बन रहा है, ऑपोजिट है, एंगल 180 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में जो वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव, सॉरी, इस कंडीशन में जो वर्क होता है वो होता है नेगेटिव है, या इसको हम कहते हैं मिनिमम वर्क। मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, यूं भी कह सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। क्यों कहते हैं इसको मैं आपको बताता हूं। देखें, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ डी एंड कॉस थीटा। ऑपोजिट में एंगल क्या पुट करेंगे? 180, और 180 बराबर होता है -1 के, तो पता है आंसर क्या आएगा? -FD। -FD क्यों? क्योंकि cos 180 बराबर किसके होता है? -1 के। तो -1 आ गया। अच्छा है, देखो FD बच रहा था, इसका मतलब क्या था? मैक्सिमम। लेकिन यहां पर क्या आ गया? नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, या इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम वर्क। या तो मिनिमम वर्क है तो अगर नेगेटिव नहीं कह रहे, वरना मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। बात समझ आई? तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क से निकला मैक्सिमम वर्क। फिर नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क से क्या निकला? मिनिमम वर्क। यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। एक नेचर और है, इसको हम कहते हैं जीरो वर्क। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ वर्क के अंदर सबसे लास्ट वाली, इसको हम कहते हैं जीरो वर्क। मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, मिनिमम वर्क के बाद जीरो वर्क। तो मैं जीरो वर्क की यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वर्क जीरो कब होगा। जीरो वर्क, ठीक है। अच्छा, वर्क विल बी जीरो या वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन इज जीरो। तीन कंडीशंस हैं वर्क डन जीरो होने की, अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तीन कंडीशंस हैं वर्क डन के जीरो होने की। सबसे पहली, नंबर वन, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक्टिंग ऑन द बॉडी यानी कि फोर्स की वैल्यू अगर जीरो हो तो याद रखिएगा वर्क डन विल बी जीरो। सिंपल। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, फोर्स नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ फोर्स जीरो होगी। स्पेस में बाहर, जहां पर बॉडीज को रोकने के लिए कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई सरफेसेस नहीं है, है ना। स्पेस में अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे दें, एक दफा उसको पुश कर दें, फिर वो हमेशा मूव करता जाएगा, स्ट्रेट पाथ पे हमेशा मूव करता जाएगा। इसका मतलब अब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता जा रहा है, कवर करता जा रहा है, कवर करता जा रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर भी रहा है और उसके ऊपर अब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही उसको मजीद मूव करवाने के लिए। तो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स फ्रीली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी ग्रेविटी, विदाउट एनी फोर्स,
वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा। तो डिस्प्लेसमेंट के होते हुए भी अगर फोर्स एक्ट ना करे तो हम कहते हैं वर्क डन विल बी जीरो। नंबर 2 कंडीशन जिसमें वर्क डन जीरो होता है, एंड दैट इज if there is no displacement, if there is no displacement, यानी कि S या D लिख दो उसको, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर बॉडी पर आप फोर्स लगाते जाएं, जितनी भी फोर्स लगा दें, और अगर वो डिस्प्लेस हो ही नहीं रही, वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, तो वर्क डन कैसा? वर्क डन के लिए फोर्स का होना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट का होना भी जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स नहीं है तो भी वर्क डन जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है और फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब फोर्स के होते भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मतलब इसकी मिसाल आप ले लें कि आपके सामने कोई दीवार है, कोई वॉल है, आप उस वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जितनी लगा सकते हैं आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो वॉल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, इसका मतलब फोर्स होते हुए भी वर्क डन जीरो हो सकता है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में भी? वर्क डन विल बी जीरो। नंबर थ्री जिस कंडीशन में वर्क डन जीरो हो जाता है, एंड दैट इज इफ द फोर्स is perpendicular, if the force is perpendicular to the displacement। अब इस तीसरी कंडीशन में दोनों के दोनों होंगे, फोर्स भी होगी और बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही होगी, दोनों के होने के बावजूद भी वर्क डन जीरो होगा। यहां पर क्या था? यहां पर डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स जीरो थी, तो वर्क डन जीरो है। यहां पर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो है। जबकि थर्ड कंडीशन के अंदर दोनों के होने के बावजूद, मतलब बॉडी पर फोर्स भी लग रही होगी और बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही होगी, उसके बावजूद वर्क डन जीरो होगा। और वो कंडीशन क्या आ रही है? अगर फोर्स परपेंडिकुलर हुआ डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब पता है क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा बिटवीन फोर्स, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, ये ना इसका मतलब। और हमें पता है कि जब हम वर्क के फॉर्मूले की बात करते हैं तो वर्क के फॉर्मूले के अंदर क्या आता है? वर्क के फॉर्मूले के अंदर आता है एफ डी कॉस थीटा। अब आप खुद देखें, मैथमेटिकल कंडीशन के मुताबिक अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करें तो कॉस 90 पता है किसके बराबर होता है? जीरो के। और जब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी से, भले एफ हो डी हो जितना भी हो, लेकिन अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। समझ रहे बात? तो भले फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, भले ये इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, इनफाइनाइट को भी अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी वो जीरो हो जाता है, तो वर्क डन विल बी जीरो। और इसकी मिसाल के तौर पर आप ऐसे आप बोलेंगे सर मिसाल तो आपको ही दे दें इसकी, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसकी मिसाल आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई हैवी लोड उठाया हुआ है, कोई वजन है वो आपने उठाया हुआ है, लेट्स सपोज ये लोड है, मैं कह देता हूँ ये कोई भारी वजन है, मैंने इसको उठाया हुआ है, और अच्छा मैंने इसको जो कैरी किया हुआ है, उठाया हुआ है इस मार्कर को या इस लोड को, तो मैं इस मार्कर के ऊपर कहां फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? किस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? पता है कहां? इन मार्कर्स का वेट है, और वेट कहां की तरफ है? नीचे। मतलब अर्थ इन मार्कर्स को कहां खींच रही है? नीचे की तरफ। लेकिन मैं इनको नीचे जाने नहीं दे रहा। इसका मतलब मैं इन मार्कर्स के ऊपर कहां फोर्स अप्लाई कर रहा हूं कि ये नीचे ना जाए? मैं अपने हाथों से इन पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऊपर की तरफ, है ना? तो मैं अपने हाथों से इन मार्कर्स पर या इस लोड पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो कहां कर रहा हूं? अपवर्ड। ये बात तय हो गई। अच्छा, अब अगर इन मार्कर्स को मैं ऐसे कैरी करके आगे की तरफ जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे, हाँ, मैं इन मार्कर्स पे फोर्स अप्लाई कहां कर रहा हूं? ऊपर। और इनको कैरी करके मैं कहां की तरफ जा रहा हूं? आगे। तो इन मार्कर्स का डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? फॉरवर्ड। और इन पे फोर्स कहां लग रही है? अपवर्ड। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में जितना ही भारी वजन हो, मैं इन मार्कर्स के ऊपर या इस लोड के ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो इस कंडीशन में भले फोर्स जितनी भी क्यों हो, भले डिस्प्लेसमेंट कितना ही क्यों ना हो, वर्क डन नहीं होता, वर्क डन विल बी जीरो। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिन तीन कंडीशंस के अंदर वर्क डन होता है जीरो। फोर्स नहीं हो, भले डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो, तब भी वर्क डन जीरो, और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तब भी वर्क डन जीरो। यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं।
वर्क के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी। एनर्जी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो वर्क के बारे में पढ़ा, तो मैं एक ऐसी बॉडी हूँ जो कि वर्क परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है ना। आई कैन परफॉर्म वर्क, और वो क्यों? क्योंकि मेरे पास एनर्जी मौजूद है। लेकिन मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट नहीं है ना। एक लिमिटेड एनर्जी होगी, तो मैं उस लिमिटेड एनर्जी को यूज करके लिमिटेड वर्क परफॉर्म कर सकता हूँ। इसका मतलब पता है क्या हो गया? कि किसी भी बॉडी का जो वर्क डन होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके पास एनर्जी कितनी है। तो इस चीज को हम पता है कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क। अगर एनर्जी ज्यादा है बॉडी के पास, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है वर्क करने की। अगर एनर्जी कम है बॉडी के पास, तो उसकी कैपेसिटी कम है वर्क करने की। अगर एनर्जी नहीं है बॉडी के पास, इसका मतलब उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है वर्क करने की। समझ आई बात? सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क। तो वर्क करने के लिए लाजमी है बॉडी के पास क्या होना जरूरी है? एनर्जी होना जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे? इट इज the capacity of a body for doing work. Got it? ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत छोटी क्लासेस से, कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसी तरीके से एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इस बात को लिख देते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का जो एस आई यूनिट होता है वो वर्क की तरह जूल होता है। तो इट्स एस आई यूनिट इज जूल। जैसे वर्क का यूनिट एस आई जूल होता है, इसका यूनिट भी जूल होता है। और जैसे उसका जो सीजीएस सिस्टम में मैंने आपको यूनिट बताया था वर्क का, वो था अर्ज। इसी तरीके से सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट भी क्या होता है? अर्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ज, ठीक है। अच्छा, ये इसके यूनिट्स हो गए डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। फिर हमारे पास एनर्जी के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास, अच्छा पहले इसकी डायमेंशन लिखवा देता हूं मैं आपको, फिर इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स में आपको बताता हूं। इट्स डायमेंशंस आर, इट्स डायमेंशंस आर, क्योंकि यूनिट सेम है, जो वर्क का यूनिट था वही एनर्जी का यूनिट है, जूल और जूल। तो जिनके यूनिट सेम होते हैं, ये बात मैं आपको पिछले चैप्टर में ही बता चुका हूं, जिनके यूनिट सेम होते हैं ना, उनकी डायमेंशंस भी हमेशा सेम होती है। समझ रहे हैं? जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, तो दोनों की डायमेंशन सेम है। स्पीड का यूनिट मीटर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो दोनों की डायमेंशंस भी सेम है। इसी तरीके से वर्क का यूनिट भी जूल, एनर्जी का यूनिट भी जूल, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम। और वही जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, एम एल स्क्वायर और टी पावर -2, ये है एनर्जी की डायमेंशन। फिर मैं बात कर रहा था कि एनर्जी के हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जैसा कि उसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक होता है किलोवाट आवर, एक होता है कैलोरी, है ना। तो ये कुछ इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये इसके यूनिट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सिंबल होता है ईवी। ये हम सब एटॉमिक लेवल के ऊपर यूज करते हैं। मतलब अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सब एटॉमिक लेवल के ऊपर हम एनर्जी का यूनिट जूल यूज नहीं करते। वहां पर सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जूल एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देन हमारे पास एक होता है किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर, इसका सिंबल होता है KWH, ठीक है। ये जूल उसका एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है, एक कमर्शियल यूनिट है। देन वी हैव कैलोरी, CAL, कैलोरीज, ठीक है। ये भी हम एनर्जी के लिए यूज कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ एनर्जी के प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। SI यूनिट हम हमेशा यूज करते हैं जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम हमेशा SI यूनिट यूज करते हैं, और वो क्या होता है? जूल होता है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हैं, वो कन्वर्जन्स कांस्टेंट हैं। उन कांस्टेंट कन्वर्जन्स को आपने याद रखनी होती है। कभी कभी आपको MCQs के अंदर वो कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ जाती है, और वो कन्वर्जन्स क्या है?
इनको नोट कर लें। जैसे कि अगर हमारे पास 1 जूल है तो हम ये कहते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ज के। ये कन्वर्जन है, जूल से अर्ज में जाना हो या अर्ज से जूल में जाना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हमें पता है कि 1 जूल के अंदर 10 पावर 7 अर्ज होते हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी का यूनिट, ये भी एनर्जी का यूनिट, तो इन दोनों की कन्वर्जन। ठीक है, देन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी का यूनिट, ये भी एनर्जी का यूनिट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतने जूल होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो कितना छोटा यूनिट है कि इसमें इतने कम जूल्स होते हैं। देन 1 किलोवाट आवर, इसमें 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट होता है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि सिर्फ 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6, मतलब मिलियंस में चला गया, मिलियंस, तो 3.6 मिलियन जूल। ठीक है, आगे चलते हैं। देन वी हैव 1 कैलोरी, 4.18 जूल। कैलोरी का जूल में कन्वर्जन, किलोवाट आवर का जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल या जूल इनटू अर्ज। तो ये कुछ कन्वर्जन हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इनको हमेशा आपने याद रखना है। चलते हैं एनर्जी की वेरियस फॉर्म्स की तरफ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऐसे हमारे पास एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। बहुत सारी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, मैं आपको एक एक करके यहां पर लिखवा देता हूं। सारी नहीं लिख सकते, कुछ हम यहां पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आती है मैकेनिकल एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी की टाइप्स या एनर्जी की फॉर्म्स काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर, तो वो बोलते हैं सिर्फ 2 हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं भाई, एनर्जी की फॉर्म्स या एनर्जी की काइंड्स बेहिसाब हैं। उनमें से जो ये वाली है ना मैकेनिकल एनर्जी, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये लिखवा दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर। Kinetic and potential energy are the types of mechanical energy and mechanical energy itself is a type of energy। समझ रहे हैं? तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर एक आती है मैकेनिकल एनर्जी, और जिसकी मजीद 2 टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल लिखवा दिया मैंने आपको, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। देन हमारे पास आ जाती है, बहुत सारी हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, हाँ मैग्नेटिक एनर्जी। देन हमारे पास आ जाती है लाइट एनर्जी। ठीक है, हमारे पास आ जाती है हीट एनर्जी, हमारे पास आ जाती है साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे बहुत सारी हैं, तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं ETC, ETC। तो दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और इन तमाम फॉर्म्स में से जो सबसे पहले वाली है मैकेनिकल एनर्जी, इस मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं काइनेटिक और एक को हम कहते हैं पोटेंशियल। समझ रहे हैं? जो हमारा अगला टॉपिक भी होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी की टाइप्स काइनेटिक पोटेंशियल नहीं होती, एनर्जी की जो टाइप मैकेनिकल वाली है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। समझ आई बात? यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इन वेरियस टाइप्स को पढ़ने के बाद अब आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं। जैसे हम पढ़ते हैं कि एनर्जी हमेशा अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट होती है, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय या एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती ना। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है, इतनी सारी मैंने आपको वेरियस फॉर्म्स बताई थी, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सी डिवाइस कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये बात आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी, तो देखें क्या लिखा हुआ है, दीज मतलब ये मैंने अभी एम्प्टी छोड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हैं। अब इन कन्वर्जन्स को कौन कौन सी डिवाइसेस परफॉर्म करती हैं, उन डिवाइसेस के नाम हम इनके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, लिखने जा रहे हैं हम लोग वेरियस डिवाइसेस
which convert energy या which convert one form of energy into another form of energy. चलें स्टार्ट करते हैं. ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसको हम कहते हैं जनरेटर या इसको हम कहते हैं डायनामो. डायनामो या जनरेटर, है ना, ये पढ़ा ना हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले उसमें चैप्टर के अंदर. ये आ गया डायनामो. तो ये डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. देन नेक्स्ट वन, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है कौन सी डिवाइस? इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल, जो हमारा सेल होता है, ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. सेल हमेशा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है. देन लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल. फोटो इलेक्ट्रिक सेल चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, वहां पर हम इफेक्ट पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसकी एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक सेल. तो ये डिवाइस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. देन वी हैव साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये रहा माइक्रोफोन. ठीक है, ये तो खैर वायरलेस है, हमारे पास वायर वाले भी होते हैं, तो वो इसमें भी बेसिकली यही हो रहा है. पहले मेरे साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर, फिर वो मेरा जो डिवाइस लगी हुई वो उसको कैच कर रही है. ठीक है, तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन? माइक्रोफोन. ये एक डिवाइस है माइक्रोफोन या माइक, इसको माइक भी कह सकते हैं या माइक्रोफोन. देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब ऐसी चीज या ऐसी डिवाइस बताएं जहां से आपको साउंड मिलता हो. स्पीकर, सीधी सी बात है ना. तो स्पीकर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? साउंड एनर्जी के अंदर, स्पीकर. देन केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना. जब कोयला जलता है, कोल बर्न होता है, जलता है, तो वो केमिकल प्रोसेस के जरिए फिर वो आपको वहां से हीट मिलती है, हीट एनर्जी. देन वी हैव हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं थर्मोकपल. हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय थर्मोकपल. ये भी एक डिवाइस है ना. देन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला होता है हीट इंजन. हीट इंजन आप पहले से सोच के रख लें कि कौन सा डिवाइस है, इनमें से आपने काफी सारे जो है वो फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ रखे होते हैं. ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक मोटर. मोटर कहते हैं सिंपल, ये इलेक्ट्रिक मोटर, ये इसका रिवर्स है जनरेटर का, है ना. तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मोटर. कंप्लीट नेम क्या होता है इसका? इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, मतलब ऐसी कोई डिवाइस जो आप जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और वो आपको हीट देता हो, सिंपल, इसको हम हीटर कहते हैं. सर्दियों में काम आता है हमारे हीटर, है ना. देन द लास्ट वन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, मतलब ऐसी कोई चीज सोचें, ऐसी डिवाइस जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी दें और वो लाइट दे, वो रोशन हो जाए, वो क्या होता है? सिंपल, बल्ब, है ना. तो बल्ब. तो जनाब ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस थी जिनका काम होता है किसी भी एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का. तो ये सारे आपके सामने लिखे हुए, इन सबको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं. काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलते हैं. और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बॉडीज की मोशन की वजह से होती है ना. ऐसी एनर्जी जो कि बॉडीज में मोशन की वजह से होती हो, उनके मूव करने की वजह से होती हो, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion. मोशन की वजह से बॉडीज के पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. ऐसा ही है. अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला बड़ा बेसिक और बड़ा आसान फॉर्मूला, इसकी हम डेरिवेशन करते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम डेरिवेशन नहीं करते यहाँ पर, हम यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ते हैं. हाफ mv². दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग बॉडी.
इस फॉर्मूले के मुताबिक आप देख लें, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही होगी तो वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो, और ये पूरे फॉर्मूले को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूविंग बॉडी के पास होती है, जैसे मोमेंटम हमेशा मूविंग बॉडी के पास होता है, ठीक है। तो हाफ mv² ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है। मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मास को हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी के साथ जो भी छेड़खानी करोगे, वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, तो जितना चेंज लेकर आओगे ना उसका स्क्वायर फर्क पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। लेट्स सपोज अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, डबल का स्क्वायर तो करो क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है, तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर आपने वेलोसिटी को 10 टाइम्स बढ़ाया, 10 गुना बढ़ाया, तो काइनेटिक एनर्जी 10 गुना नहीं बढ़ेगी, 10 का स्क्वायर तो करो, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, 10 टाइम्स 100, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 100 टाइम्स। समझ आई बात? मास के ऊपर कुछ नहीं है, तो जितना मास में चेंज आएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उसके स्क्वायर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म, हाफ एम वी डॉट वी। स्क्वायर लगा हुआ है ना वी के ऊपर, तो जब हम स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ये बनता है वी डॉट वी करके, और बनता कैसे, डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी इन वेक्टर फॉर्म। इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। कभी कभी हमें वेलोसिटी जो है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन होती है, आई जे के फॉर्म में गिवन होती है, तो हमें पहले यहां से इसको सॉल्व करना होता है, पहले हमें इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, फिर हमारा जो आंसर आता है उसके बाद हम मास से और फिर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हम पढ़ने चलते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ है। इसको पढ़े बगैर ये वाला टॉपिक बिल्कुल अधूरा है। कौन सा टॉपिक? टॉपिक नहीं बल्कि टॉपिक सेम है, एक कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी in terms of momentum। ठीक है, मतलब अभी हमने जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ी वो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ी है। अब हम जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम की फॉर्म में जो फॉर्मूला बनता है दैट इज p स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स m। यहां पर के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, पी का मतलब मोमेंटम है, 2 का मतलब नंबर है, और एम का मतलब मास है। तो पी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। तो ये देखें, ये वाला फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और ये वाला फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। फर्क पता है क्या आ रहा है? अगर काइनेटिक एनर्जी का जिक्र एमसीक्यूज में वेलोसिटी के साथ हो रहा है तो याद रखिएगा आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी का जिक्र मोमेंटम के साथ हो रहा है, अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ब्लंडर होगा, फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर काइनेटिक एनर्जी का जिक्र मोमेंटम के साथ हो रहा है तो यू आर सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला, p स्क्वायर अपॉन 2m। और देखिए फर्क कितना है, वेलोसिटी के साथ होगा तो एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर मोमेंटम के साथ जिक्र होगा तो एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। कितना बड़ा फर्क आ गया, समझ रहे हैं बात? तो गौर से एमसीक्यूज को पढ़िएगा कि काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ जिक्र हो रहा है या काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ जिक्र हो रहा है। तो जिसके साथ जिक्र हो आपने फॉर्मूला वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक को बार बार कहने की जरूरत नहीं है मैं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं एनर्जी कह देता हूं, और एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमें पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी है। सो एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। और इसी चीज को अगर हम मोमेंटम के लिए लिखना चाहें, फॉर मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को अरेंज करूंगा तो ये 2m डिवाइड से वहां जाके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और स्क्वायर खत्म करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा रेडिकल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेडिकल 2me। गॉट इट? ये बन गया मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अगेन मोमेंटम का फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंटम के 2 फॉर्मूला आ गए। मोमेंटम का जिक्र वेलोसिटी के साथ होगा तो ये वाला फॉर्मूला, मोमेंटम का जिक्र एनर्जी के साथ होगा तो ये वाला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का जिक्र वेलोसिटी के साथ होगा तो ये वाला फॉर्मूला,
और काइनेटिक एनर्जी का जिक्र अगर मोमेंटम के साथ होगा तो ये वाला फॉर्मूला। यहाँ तक बात क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। इसको स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, नहीं समझते, वो ब्लंडर करते हैं, उनके एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। चलता हूं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको एक बताता चलो। वो क्या? इफ टू bodies have equal momentum, then E1 over E2 is equal to M2 over M1, means energy is inversely proportional to mass। ठीक है, एक और पहले लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको दोनों एक साथ समझाता हूं। नंबर 2, इफ टू bodies have same kinetic energies, के लिख देता हूं, same kinetic energies, then P1 over P2। आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि E का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, M का मतलब मास है, P का मतलब मोमेंटम है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। P1 का मतलब फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम होता है, P2 का मतलब सेकंड बॉडी का मोमेंटम होता है, E1 का मतलब फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है, E2 का मतलब सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। M1 का मतलब फर्स्ट बॉडी का मास, M2 का मतलब सेकंड बॉडी का मास, ठीक है ना? तो M1 ओवर M2, और इसका मतलब है कि P इज प्रोपोर्शनल टू M। अब सुनिएगा मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ये। इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो बॉडीज हो और अगर उन दोनों बॉडीज के मोमेंटम इक्वल हो, दोनों के मोमेंटम की वैल्यू सेम होंगी अगर, तो फिर रिलेशन बनेगा एनर्जीज का मास के साथ, यानी कि उन बॉडीज की एनर्जीज का रेशो और उन दोनों बॉडीज का मासेस का रेशो। अगर मोमेंटम सेम होगा तो इक्वेशन में एनर्जी और मास का जिक्र होगा, ठीक है? और अगर एनर्जी सेम होगी, दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो फिर इक्वेशन में मोमेंटम का और मास का जिक्र होगा। मतलब मास दोनों में आ रहा है इक्वेशन में, एक में मोमेंटम कांस्टेंट है तो एनर्जी का मास के साथ रिलेशन, और एक में एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम का मास के साथ रिलेशन। लेकिन और फर्क क्या है देखें, अगर किसी भी दो बॉडीज का मोमेंटम इक्वल हो जाए ना, बराबर हो जाए, तो याद रखिएगा उन दोनों की एनर्जीज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। M1 अपॉन M2 नहीं, M2 अपॉन M1। E1 अपॉन E2 M2 अपॉन M1। इसका मतलब एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहां पर एनर्जी मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। आपको यहां पर कोई भी तीन चीजें गिवन होंगी और आपसे फोर्थ वन पूछी जा रही होगी, याद रखिएगा। इसमें आपसे वो कहेगा कि the momentum of the two bodies are same, if the kinetic energy of the first body इतनी, उसका मास इतना, उसका मास इतना, then calculate the kinetic energy of the second body। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। so E1 upon E2 M2 upon M1। और इसका मतलब क्या है? एनर्जी और मास का कौन सा रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। और यहां पर अगर दो बॉडीज हो और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, फिर रेशो बनेगा P1 अपॉन P2 का। लेकिन इस बार एक चीज मैं आपको बता दूं, M1 अपॉन M2 तो होगा, लेकिन साथ साथ यहां पर रेडिकल आएगा। सॉरी, रेडिकल लगाना मैं भूल गया था। रेडिकल M2 अपॉन M, सॉरी M1 अपॉन M2, रेडिकल M1 अपॉन M2। और M1 ऊपर है, P1 ऊपर है, इसका मतलब मोमेंटम का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये वाली कंडीशन इक्वल मोमेंटम की, और ये वाली कंडीशन इक्वल काइनेटिक एनर्जीज की। अब सुनिएगा, मैं आपको एक मिसाल दूं। एक एमसीक्यूज होता है बड़ा कॉमन सा, वो पूछा जाता है इस कंडीशन में। सुनिएगा मेरी बात गौर से। उसमें आपको कहा जाता है कि आपके पास चार पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और से सुनिएगा, मैं सिर्फ पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल है प्रोटॉन, एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, और एक पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। चार पार्टिकल्स हैं, रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इनमें सबसे भारी कौन सा होगा? सबसे हैवियर कौन सा होगा? अल्फा पार्टिकल। सबसे ज्यादा मास किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का। और सबसे लाइटर कौन सा होगा इनमें से? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन सब में सबसे लाइटर है, और अल्फा पार्टिकल इन सब में सबसे भारी है, हैवी पार्टिकल होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये किया जाता है कि इन चारों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इन चारों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है। बताओ इन चारों पार्टिकल्स में से काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये क्वेश्चन किया जाता है। अब पता है स्टूडेंट्स अगर इस कंडीशन को ना पढ़ें तो वो क्या, उनकी मैं आपको साइकी बताऊं कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। वो बोलेंगे चार पार्टिकल्स हैं, उनके सामने चार पार्टिकल्स दिखे हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। वो बोलेगा यार इन सब में सबसे भारी पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है कि बताओ इन चारों में से काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो पता है क्या करेगा, हमने तो पढ़ा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, और एनर्जी जो है वो काइनेटिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और वो ठक करके अल्फा पार्टिकल पर टिक कर देगा, खुशफहमी के अंदर रहेगा और उसका आंसर हो जाएगा गलत। समझ रहे हैं? याद करो, शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी काइनेटिक एनर्जी का जिक्र मोमेंटम के साथ हो जाए, अगर एमसीक्यूज में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक साथ आ जाए, क्या बोला था, इन चार पार्टिकल्स के मोमेंटम सेम है, मोमेंटम का जिक्र आ गया, ओ भाई अब ये वाला फॉर्मूला क्यों, अब ये वाली कंडीशन नहीं, अब ये वाली कंडीशन, एनर्जी का मास के साथ इन्वर्स हो जाना। अब पता है कंडीशन क्या होगी, जिस पार्टिकल का मास सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और इन चार पार्टिकल्स में सबसे लाइटर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। समझ आया पॉइंट, समझ आई बात? तो गलती मत करिएगा बराए मेहरबानी, इन पर गौर कर लीजिएगा कि एनर्जी का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है या एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन है। अगर मोमेंटम के साथ रिलेशन होगा तो ये सारी पॉइंट्स है, और अगर वेलोसिटी के साथ रिलेशन होगा तो सिर्फ ये वाला पॉइंट है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम के साथ जिक्र होगा तो मास के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय या ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से बॉडीज की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन, कहाँ की पोजीशन, ये पोजीशन कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी? तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान में बिठा लें, वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ जब आता है जब हम किसी फील्ड की बात करते हैं। किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उस सेंस में आएगी, उस वक्त आएगी जब वो बॉडी किसी भी फील्ड में एग्जिस्ट करती होगी। और फील्ड कौन सी हो सकती है? फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फील्ड हमारे पास ग्रेविटेशनल होती है, फील्ड हमारे पास इलास्टिक होती है। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड में बॉडी कौन सी होगी, चार्ज बॉडी, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज बॉडी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। अगर कोई बॉडी अटैच है स्प्रिंग के साथ यानी कि इलास्टिक फील्ड, तो स्प्रिंग की वजह से बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए लाजमी है किसी ना किसी फील्ड का होना। विदाउट एनी फील्ड पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ना, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो ये पोजीशन कहां पर होगी, किसी ना किसी फील्ड में होगी। और फील्ड क्या होती है? फील्ड कोई भी एक स्पेस होता है जिस स्पेस में हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं फोर्स की वैल्यू लाजमी होती है। ठीक है, ये बात मैं आपको आगे ऐसा ऐसा बताता हूं जब मैं आपको मजीद इसके की पॉइंट्स बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं कि एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possessed by a body due to its position is called potential energy। ठीक है, अच्छा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जनरली तीन टाइप्स होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जनरली थ्री टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी is generally of three types। अब वो थ्री टाइप्स कौन सी हैं? नंबर वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नंबर टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर थ्री ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वही वाली बात, डिपेंड करता है फील्ड कौन सी है, उस फील्ड के मुताबिक। अगर फील्ड इलेक्ट्रिक होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर फील्ड इलास्टिक होगी तो इट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और अगर फील्ड ग्रेविटेशनल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, हमारे इस चैप्टर में जो इन 3 टाइप्स में से जो टाइप हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब अब आप इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी बॉडी में बॉडी की पोजीशन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में, मतलब किसी भी बॉडी में एनर्जी का स्टोर होना, अगर वो बॉडी ग्रेविटी में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोजीशन पर, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है सिंपल mgh और एक होता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला अलग अलग है, मैं आपको दोनों के कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम ही करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन h is much less than r। h का मतलब है हाइट, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट, और r का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब है, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब है, और उसका जो डिस्टेंस है यानी कि हाइट, वो रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत 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 ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए। मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ से अगर कंपेयर किया जाए तो वो हाइट ना होने के बराबर हो, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है दैट इज mgh। ये बन गया हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, शर्त क्या है कि हाइट की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए एज कंपेयर टू अर्थ के रेडियस के। अर्थ का रेडियस जो है वो बहुत ज्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ मीटर है, और अगर हाइट हमारी कुछ मीटर हो, यानी कि 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो कहां 100 मीटर, कहां थाउजेंड्स ऑफ मीटर, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो h ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है। तो h का निग्लेक्ट कर देना, h का निग्लिजिबली स्मॉल होना, इस कंडीशन में आप फॉर्मूला यूज करते हैं mgh। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और हाइट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सरफेस ऑफ द अर्थ, ये देखो मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, ये अर्थ की सरफेस है, ये जीरो लेवल कहलाता है ना, अर्थ का जीरो लेवल यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर कोई बॉडी लेट्स सपोज यहाँ पर मौजूद है, ये एक बॉडी है, इसका कोई ना कोई मास होगा, हाँ, तो ये किसी ना किसी पर्टिकुलर हाइट पर मौजूद है, अर्थ की सरफेस से किसी ना किसी पर्टिकुलर हाइट पर मौजूद है, तो यहाँ पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? mgh। समझ आई बात? आगे चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता, सर ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मकसद क्या है, ये तो समझाएं, ये होता क्या है। देखो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट, यानी कि कंफर्म्ड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ नहीं लिखा हुआ, इस वाले के साथ नहीं लिखा होता, ये होता है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, वो वाली एग्जैक्ट है, वो वाली एब्सोल्यूट है। क्या मतलब है इस बात का? अब मेरी बात सुने गौर से। हम ये कहते हैं कि जब ये बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ से किसी भी हाइट पर होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बात हमें पता है। और जैसे जैसे ये हाइट कम होती जाती है, इसका मतलब ये बॉडी अर्थ की सरफेस पर आती जा रही है, आती जा रही है, और जैसे ही ये जीरो लेवल पर पहुंचती है तो हम ये कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है खत्म, जीरो हो जाती है। पढ़ते हैं ना हम लोग, ये बात समझते हैं, कहते हैं कि अर्थ की सरफेस पर आने के बाद, यानी कि इसको हम जीरो लेवल कंसिडर करते हैं, तो जीरो लेवल पर आने के बाद इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो। हालांकि अर्थ की सरफेस पर एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो जीरो लेवल जिस पर हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, एक्चुअली अर्थ की सरफेस पर इस जीरो लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होती। इसको हमने इमेजिन किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि दिस इज द जीरो लेवल एट विच द पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। एक्चुअली गौर से सुनिएगा मेरी बात, यहां पर इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो नहीं होती।
अर्थ की सरफेस कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर नीचा है। अर्थ का सरफेस अगर आप देखें पूरा दुनिया का, तो कहीं पर पहाड़ है, पहाड़ी इलाके हैं, कहीं पर कुछ नीचे है, मतलब नीचे गहरे इलाके हैं। तो अर्थ की सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा जीरो लेवल होगा, वो ऊपर वाला जीरो लेवल होगा या नीचे वाला जीरो लेवल होगा? तो क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है अर्थ की, इस वजह से हम ये कहते हैं क्या, इमेजिन कर लो कि जीरो लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हालांकि इस पॉइंट पर एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। अब अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाती है। मतलब ये वाली जो इसकी वैल्यू होगी फिर वो एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती, एग्जैक्टली, तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई ये पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट है। समझ आई बात? अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करें? याद रखिएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम बॉडी की पोजीशन को कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे एक ऐसे पॉइंट से जहां पर रियल में, जहां पर एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती हो, और वो अर्थ के सरफेस पर तो पॉसिबल नहीं है। अब वो पता है कहां पर होगी? वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर, इतनी ज्यादा दूर जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती, और जब वहां पर ग्रेविटी नहीं होती तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है? जीरो। तो एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट्स सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर, एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, लेट्स सपोज वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ही रहा, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मैं कह देता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, एग्जैक्टली जीरो होती होगी। समझ रहे हैं? अब क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली जीरो होगी, अब इस पॉइंट के रिलेटिव मैं किसी भी पॉइंट पर, लेट्स सपोज अब मैं इस पॉइंट से किसी बॉडी को यहां पर ले आता हूं, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब ये पॉइंट, ये जो बॉडी है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। अब इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन इस बार यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, उसको आप कंपेयर कहां से कर रहे हैं? अर्थ की सरफेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर एग्जैक्ट जीरो नहीं होती। अब आप इस पोटेंशियल एनर्जी को कहां से कंपेयर कर रहे हैं, कहां से रिलेट कर रहे हैं? उस वाले पॉइंट से जो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, जहां पर एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो अब इस पॉइंट से जब भी आप रिलेट करेंगे, जब भी आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ना पोटेंशियल एनर्जी की, इट विल बी द एग्जैक्ट वन, इट विल बी द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। समझ आई बात? तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए उस पॉइंट का, जहां से आप पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं, उस पॉइंट का जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर होना जरूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो आप कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कहीं से टॉपिक पढ़ते हैं, तो आप कोई सी भी बुक, कोई सा भी नोट्स उठा लें, आपको हमेशा एक टर्म लाजमी नजर आती है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना? इनफाइनाइट डिस्टेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस ही वो वाहिद पॉइंट है जहां पर जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इवन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। सो दिस इज जस्ट पोटेंशियल एनर्जी, नॉट द एग्जैक्ट वन, बिकॉज हियर the actual value of gravity या actual value of potential energy is not zero, but here the actual value of potential energy is zero। तो इसके मुताबिक ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब बात समझ आई आपको? ठीक है, तो यहां पर मैं इस बात को लिख देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट in the gravitational field with respect to the point at infinity is called absolute पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो कहां पर हो, किसी भी पॉइंट पर हो, कहां पर? किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड वाले पॉइंट पर हो। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन इस बार वो रिलेट किससे करेगा? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू एक ऐसा पॉइंट जो कि इंफिनिटी पर मौजूद होगा। तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर कहलाएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पूरी डेरिवेशन करते हैं इसकी ना, बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, उसके बाद हमें फॉर्मूला जो मिलता है इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, इसको मैं लिख देता हूं एबीएस, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम एम ओवर
आर। इस फॉर्मूले को नोट कर लिएगा, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। दिस इज फॉर जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको हाइट गिवन होगी, आपको मास गिवन होगा, इसे आप कैलकुलेट कर लिएगा, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होगी, एब्सोल्यूट ये वाली होती है जिसमें स्मॉल m का मतलब होता है ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को कहेगा। ये कैपिटल M उस अर्थ का मास है या किसी भी प्लैनेट का मास होता है, और दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, इस पॉइंट से जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे सेपरेशन, मतलब ये बॉडी जैसे जैसे अर्थ के करीब जाएगी वैसे वैसे इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि यह अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती कब है? जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं। ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ है और अगर आप किसी बॉडी को अगेंस्ट लेके जाते हैं तो अगेंस्ट ले जाने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब भी आप बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और अगर बॉडी को अलोंग द ग्रेविटी मतलब अर्थ की तरफ लेकर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये साइन ये शो करता है कि एक तो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जैसे जैसे ये बॉडी इस पॉइंट से दूर जाएगी, इसका मतलब अर्थ के करीब आ रही है, तो अर्थ के करीब आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होने की वजह से आप यहां पर कौन सा साइन लगाते हैं? नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो जनाब पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या आया कि हम जब भी किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से दूर लेकर जाएंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाते हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाने की वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिस एनर्जी की वजह से वो अब खुद नीचे की तरफ आ सकती है। उस एनर्जी को, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी possessed by a body due to its position in the gravitational field is called gravitational potential energy। एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये रहा। यहां तक बात क्लियर है? तो फिलहाल ये नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पावर। पावर क्या होता है? एक तो होता है सिंपल वर्क, बॉडी का वर्क करना, ठीक है, लेकिन वो बॉडी वर्क कितने टाइम में कर रही है, किस रेट से कर रही है, इस चीज को हम कहते हैं पावर। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इट इज द रेट एट विच अ बॉडी कैन डू वर्क। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इसकी सिंपल है, इट इज द रेट at which a body can do work। ठीक है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब वर्क का होना और विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना, मतलब यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है, कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रही है, इस चीज को हम कहते हैं उस बॉडी का पावर। तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T। ये बन गया हमारे पास पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। पावर में जब, यानी कि जब भी आप किसी बॉडी के वर्क डन को डिवाइड कर दोगे टाइम टेकन से, तो आपको हमेशा उस बॉडी का पावर मिल जाएगा। वर्क डन को डिवाइड कर दोगे टाइम से, तो आपको हमेशा बॉडी का पावर मिल जाएगा। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और पावर की बात करें अगर यूनिट की, SI यूनिट ऑफ पावर इज, देखो जूल पर सेकंड, ऊपर जूल है वर्क का यूनिट और सेकंड है टाइम का यूनिट, तो जूल पर सेकंड ये बन जाएगा जूल पर सेकंड, यानी कि जूल सेकंड इनवर्स। या फिर इसका एक और यूनिट होता है, इसको हम कहते हैं वॉट, WATT वॉट, कैपिटल W, ठीक है। इसके जो अदर यूनिट्स हैं या प्रैक्टिकल यूनिट्स जो होते हैं वो भी लिखवा देता हूं। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ पावर और, हाँ भाई प्रैक्टिकल यूनिट्स इसके क्या होते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं किलोवाट, जैसे हम यूज करते हैं मेगावाट, जैसे हम यूज करते हैं हॉर्स पावर, ये इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। और किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। और अगर इनकी कन्वर्जन लिखना चाहो अगर आप, इनकी कन्वर्जन क्या होनी चाहिए, तो हमें ये पता होता है कि 1 किलोवाट
kW, किलोवाट होगा तो पावर होगा, किलोवाट आवर होगा तो वो एनर्जी होगी, 1 किलोवाट आवर kWh। तो kWh पावर नहीं होता, kWh एनर्जी का यूनिट होता है, और सिर्फ kW यानी कि किलोवाट ये होता है पावर। तो k का मतलब होता है 1000, तो ये हो जाएगा 10 पावर 3 वाट यानी कि 1000 वाट। इसी तरीके से 1 मेगावाट है ना, जैसे हम प्रैक्टिकल यूनिट्स में सुन रहे होते हैं मेगावाट बिजली पैदा करने वाला एक प्लांट है, मेगावाट मेगावाट ये वही होता है मेगा। तो मेगा मतलब क्या होता है 10 पावर 6 वाट यानी कि 1 मिलियन वाट। इसी तरीके से हॉर्स पावर 1 HP ये होता है, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में यानी कि FPS सिस्टम में यूज करते हैं हॉर्स पावर को। सो 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। ठीक है, अच्छा फिर हम चलते हैं आगे, पावर की मजीद कंडीशंस को देखते हैं। देखो पावर का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पावर के फॉर्मूले में अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग करें, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में कौन है, ये आ गया T, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो हमें पावर का फॉर्मूला क्या मिलने जा रहा है, एक और ये मिलेगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। समझ आई बात, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये किसके बराबर हो जाता है, वेलोसिटी के। तो पावर का एक फॉर्मूला आपके सामने और आ गया, ये है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। गॉट इट। और जब हम डॉट रिमूव करते हैं तो आपको पता है कि हमेशा आता है कॉस थीटा, ऐसा है। तो यहां से अगर हम डॉट रिमूव करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर विल बी इक्वल टू एफ वी एंड कॉस थीटा, एफ वी एंड कॉस थीटा। तो ये बन गया पावर इन टर्म्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और पावर का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअल जो उसके कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और इसी से ये फॉर्मूला बना है दूसरा वाला एफ डॉट वी वाला, या एफ वी कॉस थीटा। और यहाँ जो थीटा है ये एंगल होता है किसके दरमियान, फोर्स एंड वेलोसिटी के दरमियान। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा अब एक कंडीशन में आपको बताता चलूं, क्योंकि कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है पावर का, वो ये कि अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडीज हैं, अगर उन दो बॉडीज ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया तो इसके लिए कंडीशन बनती है, वो क्या, अगर दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है, जितना एक बॉडी ने किया उतना ही वर्क दूसरी बॉडी ने किया, तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी। इफ टू बॉडीज, if the work done by two bodies is same, then इस कंडीशन में पता है क्या होगा, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बात याद रखिएगा। अगर दो बॉडीज हो और अगर दोनों बॉडीज सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रही हो तो याद रखिएगा पावर का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है। इन दोनों बॉडीज में से जिस बॉडी ने वर्क डन को करने में कम टाइम लिया होगा, लेसर टाइम लिया होगा, उसकी पावर ज्यादा होगी, और जिसने ज्यादा टाइम लिया होगा उसकी पावर कम होगी। क्या बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रही हैं, पहले वाले ने भी 100 जूल्स किया, दूसरी वाले ने भी 100 जूल्स वर्क किया, तो इसमें क्या कंडीशन सामने आएगी कि अब उन दोनों का जो पावर होगा वो उनके टाइम से इनवर्स होगा। मतलब इन दोनों बॉडीज में से जिसने कम टाइम लिया होगा, लेसर टाइम लिया होगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। कम टाइम वाले का पावर ज्यादा होगा और ज्यादा टाइम वाले का पावर कम होगा। यहां तक बात क्लियर है, इसको नोट करें, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा कुछ चीजें मैं आपको ऐसे ही समझाता चलूं, इसमें लिखवाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे पास कुछ एनर्जी लॉसेज होते हैं, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिसमें हम किसी भी बॉडी का, या यूं कह लें कि अगर हम कभी भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हमारा वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ज़ाया होता है। जैसे कि इसकी मिसाल क्या है, जैसे आप अपने हाथ को, जब ठंड होती है तो अपने हाथ को ऐसे रब करते हैं, है ना। तो रब करने का मतलब क्या है कि आप वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, मतलब ये फ्रिक्शन है ना, ऐसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो जब आप अपने हैंड्स को ऐसे रब करते हैं तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होती है, मतलब आप वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस तरफ है, बॉडी को ऐसे मूव करते हुए लेके जा रहे हैं,
तो जब भी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होता है तो सरफेसेस के दरमियान हीट पैदा होती है और वो हीट एक तरीके से लॉस होती है जो कि जाया हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज कॉजेज हीट टू लॉस इन द एनवायरनमेंट। एक और चीज, हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस होती हैं जिसमें भी हीट लॉसेस हमारे पास होते हैं या एनर्जी लॉसेस हमारे पास होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं प्रैक्टिकल डिवाइसेस की बात कर रहा हूं एनर्जी लॉसेस के लिए। मिसाल के तौर पर आप ले लें इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी के अंदर, ऐसा है, और साथ साथ वो जो बल्ब है वो गर्म भी हो जाता है। अब उसको गर्म होने के लिए थोड़ी बनाया है, ऐसा थोड़ी कि आप वहां से हीट भी ले लिया करिएगा तो हम बल्ब बना रहे, नहीं, उसका काम है सिर्फ लाइट एनर्जी को देना। तो अब आप नोट करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है एक साथ, एक तो लाइट एनर्जी, बल्ब से आपको लाइट मिल रही है, और दूसरा उसमें से गर्माहट निकल रही है, गर्मी निकल रही है, यानी कि हीट एनर्जी निकल रही है। तो सम ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी विल गिव यू द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी के अंदर, तो मतलब कन्वर्जन हो रही है लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में जैसे हीट इंजन है। हीट इंजन हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होता है जिसका काम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और हमारे पास परफेक्ट हीट इंजन नहीं होते, हीट इंजन के अंदर भी लॉसेस होते हैं। हीट एनर्जी वो लेते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और प्लस यहां पर कुछ हीट लॉस होती है इन्वायरमेंट के अंदर। तो गिवन हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी प्लस द लॉस ऑफ एनर्जी टू द एनवायरमेंट। तो हमारे पास जो जितनी भी प्रैक्टिकल डिवाइसेस होती हैं उसमें लाजमी कोई ना कोई लॉस हो रहा होता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो एक फॉर्म एनर्जी की कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म के अंदर, प्लस द लॉसेस। कोई भी एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में जब भी कन्वर्ट होगी तो उस कन्वर्जन के साथ साथ उस एनर्जी के अंदर कोई ना कोई लॉस लाजमी आता है। समझ आई बात? तो जनाब ये था हमारा आज का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, जिसमें हम लोगों ने वर्क को समझा, वर्क क्या होता है, उसकी नेचर पढ़ी, उसके यूनिट्स, डायमेंशन, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, की पॉइंट्स। फिर हमने एनर्जी को डिस्कस किया, एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी के अंदर बहुत सारी हमने काम की बातें पढ़ी। देन हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनको डिस्कस किया। फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया, और फिर इन दी एंड हम लोगों ने पावर को डिस्कस किया। ठीक है, और फिर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी एनर्जी लॉसेस की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का चैप्टर इतना ज़्यादा वैसे बड़ा नहीं था, छोटे चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कोई टॉपिक्स नहीं थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स रह गए होंगे, आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, तो आज की वीडियो देखने के बाद, आज का लेक्चर देखने के बाद आपको वो पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3। मिलते हैं वन शॉर्ट लेक्चर 4 में, जो कि मैं अपलोड करूंगा अब नेक्स्ट, दैट विल बी अबाउट सर्कुलर मोशन ना। तो मुलाकात करते हैं उस लेक्चर के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।